खासी तेजी है। एक एक करके दो तीन जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर उठा लेते हैं। सबसे पहले जो यूएस ने सेनेट बिल यहाँ पर पास किया है, ऑफ कोर्स बिफोर इट बिकम्स अ लॉ और अ बिल, उसमें अभी समय है, लेकिन जिस तरह की यूनानिमस सपोर्ट इसे हमने मिलता हुआ देखा रशियन ऑयल एंड गैस को लेकर। 100% टैरिफ्स की बात की जा रही है 5 कंट्रीज के ऊपर जो रशियन ऑयल लेते हैं, जिसमें इंडिया का नंबर परहैप्स नंबर 1 पर है। इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं आप, स्पेशली इंडिया पर? देखिए, रशिया ऑयल पे जो सैंक्शन की बात है वो पहले भी हुई है। और भारत ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि हमारे देश के लिए जो भी नेशनल ऑयल सिक्योरिटी के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, देश हित में वही किया जाएगा। और मेरे ख्याल से आगे भी यही रुख सरकार का हो सकता है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि कंप्लीटली रशियन ऑयल का स्टॉपेज की पॉसिबिलिटी मैं नहीं देखता हूँ, इंडिया के लिए एटलीस्ट। मिस्टर सुडाना, ऑफ कोर्स अगर ये बिल बन जाता है, 100% टैरिफ की प्रोबेबिलिटी आती है, तो आपको लगता है कि एक बार देखना होगा इसे? देखिए, जो डिसीजन है वो एक प्रायोरिटाइजेशन बेसिस पे डिपेंड करते हैं कि उस समय हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या है। और हर एक देश अपनी अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कर चलता है। यदि अमेरिका ये बिल बना रहा है तो वो अपनी प्रायोरिटी देख रहे हैं, और भारत को अपनी प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि उस समय हमारे लिए क्या होता है और उस समय विश्व में क्या चल रहा है। आज की तारीख में यदि हम देखें, यदि खाड़ी के देशों से तेल नहीं आ पा रहा है, तो रशियन ऑयल सप्लाई एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से भारत नहीं चाहेगा कि हम हमारी बेट सब एक ही सप्लाई सोर्स पर रखें। तो भारत हमेशा यह चाहेगा कि हमारे जो सप्लाई सोर्सेस हैं वो डाइवर्सिफाइड रहें, और हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। तो मेरे ख्याल से ये आगे जो चलेगा उसके ऊपर और भी कुछ नेगोशिएशन होंगे। इसके पहले भी इस तरीके की चीजें हैंडल की गई है। ईरान का इशू आया था पहले, रशिया का इशू आया था, और उस समय एक डिप्लोमेटिक तरीके से इसको बातचीत के जरिए कुछ नतीजे निकले हैं। कुछ कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंड लिए हैं। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में इसको प्रीएम्प्ट करना हमारे लिए गलत हो। पॉइंट टेकन। तो जैसे आपने कहा, इंडिया वेल डाइवर्सिफाइड है और एनर्जी सिक्योरिटी अपनी कंट्री की हमें यहाँ पर पहले देखनी होगी। वेल, ये तो यूएस सेनेट के बिल की बात है मिस्टर सुराना, लेकिन जिस तरह से ईरान की तरफ से अब हमने हमले होते हुए देखे हैं, सऊदी अरेबिया, बहरीन, दूसरी कंट्रीज़ में, जो कि इट्स नॉट रिटेलिएटरी ऑल्सो, क्योंकि यूएस की तरफ से हमने वो नहीं होता देखा। यूएस एक्चुअली रिटेलिएट कर रहा है यहाँ पर। दैट हैविंग सेड दैट, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, जहां पे ओमान के प्रपोजल को ईरान ने एब्सोल्युटली नकार दिया है, ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से दोनों साइड चाहती है कि वॉर खत्म हो, लेकिन दोनों अपना पॉलिटिकल सेलेबिलिटी को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से आज की तारीख में अमेरिका की रिक्वायरमेंट युद्ध से बाहर आने की ज्यादा लग रही है, और इसीलिए ईरान उस चीज को टेस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हो रहा है, जिसमें ईरान ने पहले इनिशिएटिव लेके कुछ स्ट्राइक्स किए हैं और अमेरिका उसको रिटेलिएट कर रहा है, मुझे लगता है कि ईरान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कितनी वल्नरेबिलिटी है और कितना वो अपने नेगोशिएशन में स्ट्रांगली अपने पॉइंट्स को ले सकते हैं। और ये बीच बीच में जो शांति होती है फिर होता है। मेरे ख्याल से एक ऑयल मार्केट एक अपने बेस को समझ के उस पे रिस्क प्रीमियम को के बेसिस पे भाव ऊपर नीचे जा रहा है। तो जब भी कोई पॉजिटिव संकेत रहता है शांति का, तो भाव नीचे आ जाते हैं, और जब कुछ संकेत होता है वापस टेंशन स्टार्ट के, तो नीचे चले जाते हैं। और वो वॉलेटिलिटी 4 से 5% तक एक दिन में देखी गई है। लेकिन इसके साथ ही जब भी कोई शांति की बात होती है, उसके बीच में कुछ फिजिकल मार्केट में भी तेल वहां से निकल के आ जाता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री है, हर देश चाहता है, जो प्रोड्यूसर देश है, कि वो इन्वेंट्री जिस तरीके से भी चाहे वो बाहर निकले। तो हर इस शांति जो पॉज होता है उसमें कुछ न कुछ तो तेल फिजिकल मार्केट में भी आ जाता है, उसका भी अपना इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हमें ये एब्सोल्युटली। मानना पड़ेगा कि फिजिकल मार्केट एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू से चल रहा है, कि क्योंकि हमने काफी सारे इस पे स्ट्रेसेस देख चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर देखा, स्टेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉकेट देखा, रशियन सैंक्शंस देखा, अभी रेड सी में हमने फिर से टेंशन देखा, और हर बार मार्केट ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो फिजिकल मार्केट ये मान के चल रहा है कि शायद मार्केट की अडॉप्टेबिलिटी है और मार्केट इसको अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन एब्सोल्युटली। जितना ज्यादा, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जितना ज्यादा युद्ध चलेगा, उसके बाद कोई भी टेंशन में स्पाइक, प्राइस स्पाइक बहुत शार्प होगा, क्योंकि हमारे पास
जो रिजर्व इन्वेंट्री थी या स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे या फ्लोटिंग इन्वेंट्री थी वो दिन ब दिन डिप्लीट होती जा रही है। पॉइंट टेकन। मिसेस राणा, एक फाइनल सवाल, और ये वो आप प्राइस व्यू अब आपको यहाँ पर कैसा नजर आता है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज अब हम क्रूड ऑयल में बना चुके हैं। इस साल की रेंज 60 नीचे में, 120 ऊपर में, और अगर हम इस महीने की रेंज देखें तो वो भी 70 नीचे में और 100 ऊपर में है। जैसे आपने कहा 4 से 5% की वॉल्टिलिटी एक बहुत आम बात हो गई है। दूसरा ये कि ओपेक प्लस की जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं कि शायद वो प्रोडक्शन इंक्रीजेज ऑन हॉल्ट कर देंगे अक्टूबर के बाद, और जैसे आईईए ने कहा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन इस साल में देखने को मिली है, मोर देन 1 मिलियन बैरल्स पर डे, डिमांड कम है, ओपेक को नजर भी आ रहा है, और सामने प्राइसेस कैसे हैं? देखिए, यदि हम थोड़े लंबे के समय के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा बेरिश है, क्योंकि जितने दिन ये युद्ध चलता है उतनी ज्यादा मोटिवेशन रहती है दूसरे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को बाजार में आने के लिए, या ये कंट्रीज की अपनी उसके लिए प्रिपरेशन के लिए, और वो एक परमानेंट डिस्ट्रक्शन भी डिमांड में हो सकता है। तो इसलिए लॉन्गर, और चूंकि अभी कोई डिमांड ट्रिगर है नहीं, तो जैसे ही सप्लाई आता है वो बेरिश मार्केट रहेगा। इमीडिएट फ्यूचर में जैसे मैंने बताया, एक मार्केट एक बेस को मान के चल रहा है, वो मेरे ख्याल से 70-80 है, और उसके ऊपर जो रिस्क प्रीमियम है उसके हिसाब से भाव ऊपर या नीचे भी जा रहे हैं। तो इसलिए हमें नियर फ्यूचर में इसी रेंज में हमको देखना चाहिए, 70 से 100 के बीच में ही देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया मिस्टर सुराना साहब जुड़ने के लिए। तो वो एक रेंज